हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2024 तक यानी दिसंबर में जो पेपर हुआ है वहां तक मैंने ईवीएस के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं कुछ ऑनलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये 17 जनवरी 2023 को हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है। तो इसी तरीके का प्रश्न हर बार पूछा गया है। हमें दूरी दी जाती है और हम समय की गणना कर लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमें दी है, समय हम निकालेंगे। 6 सितंबर को ट्रेन चली है 11:30 बजे और 8 सितंबर को पहुंची है 3 बजे, यानी कुल जो समय लिया है ट्रेन ने वह लिया है 39 घंटे 30 मिनट का। तो दूरी हमें दी है 2277 किलोमीटर और 39.5 को हम 39.5 से हम भाग दे देंगे। हमें मिल जाएगा 57.9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हर बार इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया है। समय की गणना बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ट्रेन 6 सितंबर को चली है 11:30 बजे, 8 सितंबर को पहुंची है। जितना समय लिया है सभी को जोड़ लीजिए, इतना आपको मिल जाएगा और फिर दूरी में भाग दे दीजिए समय से, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है। फिल करना है बिंदुओं पर। पहला है 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा 2। कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, और ये जो लिपि है ब्रेल लिपि यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इस प्रणाली का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनका जन्म दिवस कब होता है? 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बावड़ी का अर्थ है, पहला विकल्प है कुआं, दूसरा सीढ़ीदार कुआं, तीसरा तालाब और चौथा झरना। तो बावड़ी का अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें पानी लेने के लिए आप सीढ़ियों द्वारा खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। नीचे तक सीढ़ियां बनी होती हैं इसमें, इसीलिए इसे सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला है बढ़ता है और वायु में नमी अधिक होती है, दूसरा है बढ़ता है और वायु में नमी कम होती है, तीसरा है घटता है और वायु में नमी कम होती है, और चौथा है घटता है वायु में नमी अधिक होती है। तो वाष्पीकरण क्या है? द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब इसमें पूछा गया है, इसी तरीके का प्रश्न कल के वीडियो में भी आया था। तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही हैं। लहसुन के लिए वह दिखाती हैं। पहला है बल्ब, दूसरा है जड़, तीसरा है बीज और चौथा है राइजोम। तो लहसुन का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है बल्ब, यानी कि कंद। कंद याद रखिएगा तो आपको सही से समझ में आएगा।
लहसुन जो है एक कंदनुमा पौधा है, जिसका अर्थ है कि यह भूमिगत रूप से एक कंद उगाता है जिसमें पौधे का खाद्य भाग होता है। लहसुन का कंद कई कलियों से बना होता है। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था? पहला है पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, दूसरा है लिंग समानता लक्ष्य, तीसरा है धारणीय विकास लक्ष्य और चौथा है सामाजिक विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 2030 तक गरीबी को समाप्त करने और ग्रह की रक्षा करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। और ये जो लक्ष्य हैं, कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, धारणीय विकास लक्ष्य द्वारा विस्थापित किया गया था। 17 जो लक्ष्य हैं कौन कौन से हैं? कोई गरीबी नहीं, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवोन्मेष और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार खपत और उत्पादन, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये 17 लक्ष्य हैं। तो ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है? पहला है पेट्रोल और कच्चा तेल, दूसरा है डीजल और पेट्रोल, तीसरा है कच्चा तेल और डीजल और चौथा है पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल। तो तेल जो शब्द है ये पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल के लिए प्रयुक्त होता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल है? पहला है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लक्षद्वीप और चंडीगढ़, तीसरा है दिल्ली और उत्तराखंड और चौथा है लद्दाख और मिजोरम। केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेशों का युगल बताना है तो लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैंने आपको कई बार बताए भी हैं, आपको याद भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? पहला है भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, तीसरा है योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण और चौथा है जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। तो पूछा गया है कौन से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही हैं? तो भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण ये सही है। व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि जल विभाजक प्रबंधन कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है जो अकेले व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। इसके लिए समुदायों, सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर इसे नहीं संभाला जा सकता, तो भी इसमें गलत हो गया। योजना बनाने के लिए निधि या कोष के आवंटन का निर्धारण ये भी सही है और जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन, ACD सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? पहला है पीपल का वृक्ष, दूसरा है नीम का वृक्ष, तीसरा है बरगद का वृक्ष और चौथा है कदम्ब का वृक्ष। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद का वृक्ष, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चांगपा है, पहला विकल्प है ठंडी रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, दूसरा है पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, तीसरा है पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति और चौथा है नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो चांगपा जो है चांगतांग के क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि ये पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है और ये जो चांगपा होते हैं ये पश्मीना बकरियां पालते हैं और उन्हीं के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। मैंने आपको बताया भी है
तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति। इसके अलावा ये भेड़ों को भी पालते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ और देहरादून की दिशाएं क्रमशः हैं। पहला विकल्प है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व और चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो दिल्ली के सापेक्ष चंडीगढ़ है उत्तर पश्चिम में और देहरादून है उत्तर पूर्व में, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। पहला है दुरुपयोग करने वाले का लिंग, दूसरा है वे जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं वहां तंबाकू उगाया जाता है, तीसरा है अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग और चौथा है क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है ये पूछा गया है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थ का नियमित उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। पहला है एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, दूसरा है एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, तीसरा है एक देश से बाहर स्थान बदलना और चौथा है एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो उत्प्रवासन पूछा गया है, तो उत्प्रवासन होता है अपने मूल स्थान से बाहर लोगों की आवाजाही को ये दर्शाता है। यह स्थायी रूप से किसी देश को छोड़ने का संकेत है, यानी एक देश से बाहर स्थान बदलना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं कहलाता है। पहला है रेबो, दूसरा है लेखा, तीसरा है सेड और चौथा है पेन। तो चांगपा जहां अपनी भेड़ें और बकरियां रखते हैं वह लेखा कहलाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो रेबो है ये बड़े शंकु के आकार के तंबू होते हैं, इन्हें रेबो कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। पहला है विषय वस्तु संचारक, दूसरा है अधिगम सहजकर्ता, तीसरा है सह अधिगमकर्ता और चौथा है व्यवहार रूपांतरकर्ता और पांचवा है विषय वस्तु संचारक। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो विषय वस्तु संचारक ये इसमें शामिल नहीं होगा। अधिगम सहजकर्ता ये सही है, सह अधिगमकर्ता ये भी सही है। बी और सी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है। पहला है ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर नियंत्रण रखना, दूसरा है ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, तीसरा है छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना और चौथा है विषयों में अरुचि कम करना। तो बज समूह क्या होता है। बज समूह एक प्रभावी शिक्षण अधिगम की रणनीति है जिसका उपयोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षा सहित विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, शिक्षक छात्रों के छोटे समूहों को विषय वस्तु से संबंधित एक विशिष्ट विषय या समस्या प्रदान करता है। अब इसमें पूछा गया है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में बज समूह का दायित्व पूछा गया है, तो छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, जो अभी मैंने आपको बताया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए एक पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया कि हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। पर्यावरण
अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? पहला है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। दूसरा है मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास। तीसरा है मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। और चौथा है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो शिक्षक क्या कहते हैं छात्रा से कि हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो पहला सही है मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। जो शिक्षक हैं वह किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूछा गया है। तो पहला सही है मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास और मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। डी इसमें शामिल नहीं होगा। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि डी कह रहा है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। तो इसमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पौधों की प्रजाति की, यानी कि कोई ऐसी प्रजाति हो सकती है जो दुर्लभ है और यदि सभी बच्चे एक एक पौधे को तोड़ेंगे तो वह प्रजाति नष्ट हो सकती है। तो इसमें ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? पहला है साक्षात्कार विधि, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि और चौथा है प्रश्नोत्तरी विधि। तो समस्या के अध्ययन के लिए विधि पूछी गई है तो समस्या समाधान विधि, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समस्या समाधान विधि क्या है? तो इस उपागम में अध्यापक छात्रों के लिए एक समस्यात्मक स्थिति पैदा करते हैं और फिर भय मुक्त कक्षा के माहौल में समस्याओं को समझने, परिभाषित करने और समस्याओं को बताने में उनकी सहायता करते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? पहला है सामुदायिक संसाधन, दूसरा है संस्थागत संसाधन, तीसरा है प्राकृतिक संसाधन और चौथा है प्रौद्योगिकीय संसाधन। तो रेवती जो है बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। तो किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? तो सामुदायिक संसाधन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें स्थानीय सामुदायिक उद्यान, कृषि विशेषज्ञ या रोपण और बागवानी के बारे में जानकारी रखने वाले समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, पहला है छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, दूसरा है छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है, तीसरा है छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है और चौथा है छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। तो ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या लाभ है, ये पूछा गया है। तो छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है? स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए? पहला है स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी दूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीना सुरक्षित नहीं है। दूसरा है स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। तीसरा है स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के कैन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है। और चौथा है स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के कैन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखे।
तो स्वामी अपने पिता से कह रहा है कि नदी में जब इतना सारा पानी है तो केन खरीदने की जरूरत क्या है। तो स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि नदी के पानी और केन के पानी को गिलास में रख के अवलोकन करे, फिर अंतर स्पष्ट करे। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। स्वामी खुद समझेगा कि क्यों केन का पानी प्रयोग में पीने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, नदी का पानी क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जब वह अवलोकन करके अंतर लिखेगा। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी विचार विमर्श, पहला है मूल विषय से हट जाता है, दूसरा है सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, तीसरा है आलोचना शामिल करता है और चौथा है सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। तो प्रभावी विचार विमर्श सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधों को पानी देंगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती। कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। पहला है, बच्चों से कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दूसरा है, बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ध्यान रखती हैं, इसलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए। तीसरा है, बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। और चौथा है, बच्चों से कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें और लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बच्चों से कहना चाहिए कि इस पर चर्चा करें और लड़के और लड़कियों के बारे में उनके जो विचार हैं और क्यों हैं ये बताएं। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। पहला है, किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। दूसरा है, आकलन में नियमितता। तीसरा है, सीखने की समस्याओं की पहचान और चौथा है, सहपाठयगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द समग्र मूल्यांकन उपागम को दर्शाता है, यानी किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है। पहला लिखा है तथ्यों की सूची बनाना, सवाल उठाना, परिकल्पनाएं बनाना। चौथा है परीक्षण करना, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, संवाद, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन और आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो प्रक्रिया कौशल पूछे गए हैं। तो प्रक्रिया कौशल क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल में विभिन्न संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कौशल शामिल होते हैं जो छात्रों को विषय का अध्ययन करते समय विकसित होते हैं। तो इसमें जो सही है, सवाल उठाना, परीक्षण करना, संवाद, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन और आंकड़ों का विश्लेषण। तो BDFGH यानी कि पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है EVS के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। पहला है महंगी होनी चाहिए, दूसरा है शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, तीसरा है छात्र केंद्रित होनी चाहिए और चौथा है अवैयक्तिक होनी चाहिए। तो EVS के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री छात्र केंद्रित होनी चाहिए, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। पहला है बड़े आकार के बीजों से बड़े पौधे उगेंगे, दूसरा है छोटे आकार के बीजों से छोटे पौधे उगेंगे, तीसरा है बड़े और छोटे आकार के पौधों
बड़े और छोटे आकार के बीजों से एक जैसे आकार के पौधे उगेंगे। और चौथा है बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। तो विद्यार्थियों की जो प्रतिक्रिया उपयुक्त है वह पूछी गई है। तो बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। पहला है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना। दूसरा है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना। और चौथा है छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व पूछा गया है। तो जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो प्रायोगिक कार्य होते हैं यह छात्रों को क्रियात्मक गतिविधियों में शामिल होने और अवधारणाओं के साथ सक्रिय रूप से अन्वेषण और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूह में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। सबाना को क्या करना चाहिए? पहला है रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। दूसरा है रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल है और अन्य फलों के साथ रखा जाना चाहिए। तीसरा है रिद्धि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ समूह में रखा, जो गलत है। और चौथा है रिद्धि से कहना चाहिए कि वो यह समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा। तो रिद्धि ने क्या किया है? चाकू और सेब को एक समूह में रखा है। तो सबाना को क्या करना चाहिए? तो रिद्धि से यह कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है, कारण पूछना चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 17 जनवरी 2023 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।